नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और आप इसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं और आप इसमें किस जरिए से पैसे कमा सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होती है, जैसे आपने अभी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और वो आगे चल के कुछ ज़्यादा डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक होती है हेल्दी इन्वेस्टमेंट, एक होती है वेल्दी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के भी कई प्रकार होते हैं। अब हम आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे आप कर सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, कर सकते हैं किसी बैंक अकाउंट में, कर सकते हैं किसी एफडी में कर सकते हैं, और आपके पास जो सबसे तगड़ा रिटर्न देने वाली एक चीज़ है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में देखिए, जितना रिस्क है और उतना ही उसमें पैसा है। देखिए, कई लोग जब स्टॉक मार्केट का जो शब्द है स्टॉक मार्केट उसे सुनते हैं तो उनके दिमाग में कई तरह के डर और कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं। देखिए, हमारा जो सोसाइटी है वो अभी काफ़ी वेल डेवलप्ड नहीं है। जैसे और देशों में होता है, अमेरिका वगैरह में, यूरोप के देशों में होता है, उन्हें पता रहता है कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन अपने यहाँ इतना इसका प्रचार नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो हम यही बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अब जब भी आप स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो आपके मन में एक भय पैदा होता है, डर पैदा होता है कि वो भाई यार स्टॉक मार्केट हवा है, हवा चीज़ है। लेकिन ये हवा चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने का गेम है, ये माइंड गेम है। ये एक प्रोबेबिलिटी और स्किल का गेम है। अगर आप इसको ठीक से समझ लिया तो आप अच्छे खासा पैसा कमाएंगे। जैसा कि कई लोग सोचते हैं इसमें बहुत रिस्क है। देखिए, रिस्क तो हर चीज़ में है। आप किसी मतलब, अब मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, आपकी माँ खाना बना रही है कुकर में, तो कुकर फट गया, इसमें भी रिस्क है, उसमें भी आपकी जान जा सकती है। और आप मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं साइकिल से, तो आपको पीछे से आगे ठोक गया, उसमें भी रिस्क है। देखिए, रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 90% आपको, 90 नहीं, 10% आपको रिस्क लेना, हर लेके चलना पड़ता है। कब आपकी मौत हो जाए, आपको कब स्वर्ग या नर्क लोक पधारना पड़ जाए। इसलिए रिस्क लेने से कभी ना डरें। अब रिस्क लेने के भी कई क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि आपकी एज जो है 18 के प्लस, 18 से 18 और 30 के बीच की एज है, तो आप उसमें ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर भाई आपकी उम्र 40 प्लस है तो आप उसमें कम रिस्क लेंगे, क्योंकि 40 प्लस इस उम्र में शरीर काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद नहीं कर देता, मतलब उस हिसाब से जो 18 प्लस और 18 और 30 के बीच में जो काम करता है उस तरीके से काम नहीं कर पाता। अब आपने ये तो देख लिया कि किस उम्र में कितना रिस्क लेना है। अब आपको रिस्क के प्रकार भी बताने हैं। रिस्क दो प्रकार का, एक कैलकुलेटर रिस्क और एक अनकैलकुलेटर रिस्क। कैलकुलेटर रिस्क वो होता है जिसमें आपको पता रहता है कि मुझे इस ट्रेड में कितना विन करना है और इस ट्रेड में कितना लॉस करना है, उसे कैलकुलेटर रिस्क बोलते हैं। और आपको एक होता है अनकैलकुलेटेड रिस्क। उस रिस्क में क्या होता है, आप सिर्फ अंधाधुन एक जुआरी की तरह पैसा मार्केट में लगाते जाते हैं और हारते जाते हैं। आप सिर्फ एक ही इंडिकेटर या एक ही स्ट्रेटजी के दम पे या किसी स्टॉक ब्रोकर की टिप पे पैसे लगाते रहते हैं और आप उसमें ट्रेड में लॉस करते रहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में क्या अंतर होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट की एबीसीडी क्या होती है। मान लीजिए कोई XYZ की एक कंपनी है। इस कंपनी को ग्रो करने के लिए एक फंड की ज़रूरत है। फंड इकट्ठा करने के लिए इस कंपनी का जो मालिक है उसके पास तीन जरिए होते हैं। पहला जो जरिया होता है वो बैंक का। अब वो बैंक से पैसे लेकर अपनी कंपनी में लगा सकता है और उस पैसे से कंपनी को ग्रो कर सकता है। लेकिन बैंक से पैसे लेने में इस कंपनी को काफ़ी रिस्क रहता है। अब मान लीजिए इस कंपनी ने बैंक से पैसा लिया। अब पैसा लेने के बाद इस कंपनी को जितना भी उस कंपनी ने अमाउंट लिया है उसका इंटरेस्ट प्लस जो उसका अमाउंट है वो भी जमा करना पड़ेगा। इससे जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें जो कंपनी इस लोन का रीपेमेंट और ब्याज को भरते ही भरते मर जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है पार्टनर। अब मान लीजिए कोई भी पार्टनर है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को ग्रो करने के पैसे की ज़रूरत है। अब मैं उस कंपनी का CEO हूँ, तो मैंने किसी अपने दोस्त को कह के कि भाई मुझे अपनी कंपनी में ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मेरे दोस्त ने बोला कि अगर मैं भाई तुझे पैसे तो दे दूँगा, लेकिन तुझे अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी मेरे नाम करनी होगी। अब मान लीजिए मैंने उस अपनी कंपनी की थोड़ी हिस्सेदारी उस अपने फ्रेंड के नाम कर दी। 30% जो मैंने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी अपने
फ्रेंड के नाम कर दी। अब फ्रेंड भी जो पैसा मिला, और जो पैसा मिला वो मैंने कंपनी में लगा दिया, फिर जो कंपनी ग्रो होती गई, फिर मेरे पास पैसा हो गया। अब मैं चाहूँ कि जो मेरा 30% कंपनी का जो शेयर है वो अपने फ्रेंड से वापस ले लूँ, लेकिन वो अब वापस नहीं देगा, क्योंकि अब वो अपनी क्योंकि अब वो 30% कंपनी का मालिक हो गया है। इसलिए इसमें भी कंपनी को जो है रिस्क रहेगा। अब जो तीसरा और सबसे पॉपुलर ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पब्लिक का। मान लीजिए कि मुझे पैसे की ज़रूरत है अपनी कंपनी के लिए। अब मैं अपनी कंपनी के कुछ शेयर, मान लीजिए मेरी कंपनी 3 करोड़ की है, 3 करोड़ की कंपनी को मैंने 100 रुपये प्रति भाव के शेयर से अब मार्केट में उतार दिया। और मैंने मार्केट में जो उतारा तो मार्केट में 30% मार्केट का जो हो गया, मेरी कंपनी का 30% शेयर मैंने अपनी कंपनी के मार्केट में उतार दिए। उसके बाद मेरे पास 70% बचे। 70%, 30% का जो पैसा मिलेगा वो मैं अपनी कंपनी में लगा दूंगा। कंपनी में लगाने के बाद कंपनी ग्रो होगी, फिर मैं चाहूँगा तो जो ये 30% जो मैंने पब्लिक को दिया है वो मैं जब चाहूँ तब उन्हें पब्लिक का पैसा वापस करके अपना 30% का जो शेयर होता है वो अपने पास रख सकता हूँ। अब हम बात करने वाले इसमें जो पब्लिक पैसा देगी उस पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा। अब मान लीजिए जो XYZ कंपनी है वो 2 करोड़ की वैल्यूएशन है। उस 2 करोड़ की कंपनी ने अपने 100 रुपये के भाव से 1 लाख शेयर निकाले। 100 रुपये के, मान लीजिए 200 रुपये के भाव से उसने 1 लाख शेयर्स निकाले। अब आपने उस कंपनी के 20 शेयर खरीद लिए। अब आपने उस कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, तो आप उस कंपनी में 2,000 के मालिक हो गए। ठीक है। अब जो आपका 2,000 रुपया, मान लीजिए कोई भी कंपनी, ये XYZ कंपनी जब ग्रो करेगी तो इसमें आपका भी फायदा होगा। अब मान लीजिए कोई कंपनी, XYZ कंपनी का शेयर 200 रुपये से बढ़ के 400 हो गया, तो 400 हो गया, तो आपके जो 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुए जो आपने 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे वो अब आपके हो जाएंगे 4,000 रुपये। अब मान लीजिए इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, अब मान लीजिए कि जो XYZ कंपनी है उसका जो शेयर का प्राइस है 200 रुपये से घट के 100 रुपये आ गया है। XYZ कंपनी का मार्केट के जो शेयर का प्राइस है वो 100 रुपये आ गया है, तो आपने जो 2,000 रुपये लगाए थे तो वो आपके 1,000 हो जाएंगे। मतलब आपकी ग्रोथ जो होगी वो आपका जो ग्रोथ होगी वो मार्केट की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होगी। अगर मार्केट लॉस में जाएगी तो आपको भी लॉस झेलना पड़ेगा, अगर मार्केट जो है कि प्रॉफिट में जाएगी तो आपको भी प्रॉफिट झेलना पड़ेगा। अब आपको बताने वाले हैं कि मार्केट जो है लॉस और प्रॉफिट में कैसे जाती है और ये कैसे काम करती है। अब मान लीजिए जो XYZ जो कंपनी है उसका शेयर काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और उसे लोग खरीदने के लिए बेताब है, मतलब खरीदने की कोई लाइन में लगे होंगे कि मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन जो शेयर है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो इसके लिए अब जब शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी हाई रहेगा। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस हाई रहेगा। इसमें अगर आपके पास पहले से शेयर हैं तो जितना शेयर ऊपर जाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए जो XYZ कंपनी का शेयर है उसका जो वर्क है वो बढ़िया नहीं है, तो जो शेयर का प्राइस है वो नीचे की तरफ डाउन जाएगा। ठीक है। फिर डाउन में डिमांड घटेगी, डिमांड घटने से क्या होगा कि शेयर का प्राइस है डायरेक्ट नीचे गिरता जाएगा। ये सब काम होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मैं एक नई वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल होता है वो आपको समझाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो यहाँ तक आप देखते आए तो उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।